स्वागत है साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 पर। साथियों, आज हम इस चैनल के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और इसी क्रम में आज हम पढ़ने जाएंगे पहला अक्षांश और देशांतर। तो आइए देखते हैं अक्षांश और देशांतर। ये हमारी पृथ्वी खूबसूरत सी, और इसकी ये पूर्व दिशा, यह है पश्चिम दिशा, ऊपर उत्तर और दक्षिण। साथियों, इस पृथ्वी पर पृथ्वी को समान दो भागों में बांटने वाली एक रेखा है। ये रेखा पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, जो ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। ये रेखा पृथ्वी को समान दो भागों में विभाजित करती है, और ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए इस रेखा को भूमध्य यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा, इसी रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, और ये 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित रेखा है। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले अक्षांशों की। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में इसी तरह पश्चिम से पूर्व की ओर, या कहें पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, एक ही बात है। इसी तरह की रेखाएं खींची हुई है, जो कि 90 रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह की रेखाएं। इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखा। और प्रत्येक अक्षांश रेखा, ये 90 उत्तर में 90 दक्षिण में, तो कुल 90 रेखाएं उत्तर में, तो 1 डिग्री एक अक्षांश, दूसरी 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से 90 डिग्री तक जाती है। इन्हें 90 डिग्री अक्षांश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमध्य रेखा से, प्रत्येक रेखा भूमध्य रेखा से एक कोण का निर्माण करती है। 1 डिग्री अक्षांश रेखा 1 डिग्री का कोण बनाती है, भूमध्य रेखा से 1 डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए इस रेखा को 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को 3 डिग्री अक्षांश। इसी तरीके से ये 90 डिग्री तक जाती है, और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को 90 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इसी प्रकार से दक्षिण में 1 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा 2 डिग्री अक्षांश, और ये भी 90 डिग्री तक ही जाती है। तो बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अक्षांशों की परिभाषा क्या हुई? भूमध्य रेखा या पूर्व से पश्चिम की ओर, इसे हम पूर्व से पश्चिम की कह सकते हैं, या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा। साथ ही ये रेखा काल्पनिक होती है, काल्पनिक, इसीलिए काल्पनिक लगाते हैं इसमें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो परिभाषा हुई, एक बार और सुनो परिभाषा। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है, उसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये परिभाषा की बात हुई। अब हमने कहा उत्तर में 90, दक्षिण में 90 और एक भूमध्य रेखा। तो कुल अक्षांशों की बात करें तो कुल अक्षांशों की संख्या हुई 181। साथ ही भूमध्य रेखा, जब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो उत्तर की ओर जाने पर भी अक्षांशीय रेखाओं की लंबाई में कमी, जो आपको नजर भी आ रही होगी, लंबाई में कमी होती है, और दक्षिण में जाने पर भी लंबाई में कमी होती है। तो देखा जाए तो सबसे बड़ी रेखा कौन सी है?
भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब उत्तर और दक्षिण में जाने पर जब इनों की लंबाई में कमी हो रही है तो लास्ट में जब 90 डिग्री अक्षांश पर पहुंचती है तो एक मात्र बिंदु के रूप में रह जाती है। इसी तरीके से इधर भी बिंदु के रूप में दक्षिणी अक्षांश रह जाती है। तो अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखा कितने हुए? कुल अक्षांश तो हुए एक 90 90 180 प्लस एक, भूमध्य रेखा भी इसी में, तो 180 81, तो कुल अक्षांश हुए। और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो दोनों 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी बिंदु को कम करने पर 179 ये अक्षांश रेखाएं बचती है। अब इसके बाद बात करें जो अक्षांशीय रेखाओं के मध्य की दूरी है, ये अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। अब बात करें दो अक्षांशों के मध्य के जो ये क्षेत्र है, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दूरी तो 111 किलोमीटर और दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर और दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता? कटिबंध कहलाता है। और ये दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है, इन दो अक्षांशों के मध्य की दूरी सभी जगह एक समान होती है। ये दूरी सभी जगह समान होती है। अक्षांशों की उत्तर से दक्षिण में जाने पर इनों की लंबाई में कमी जरूर होती है, परंतु दो अक्षांशों के जो मध्य की क्षेत्र है उस मध्य के क्षेत्र की दूरी हर जगह समान होती है। अब इसके बाद बात करते हैं अक्षांश। पृथ्वी पर ये अक्षांश पृथ्वी गोल है। अब पृथ्वी पर जब अक्षांश रेखा आड़ी खींच रही है तो पृथ्वी के चारों ओर घूम के जाती है। जिस बिंदु से स्टार्ट होगी वहीं से ही जाकर पूरी घूम के उसी बिंदु पर आती है, तो ये एक वृत्त का निर्माण करती है। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है। वृत्त बनाती है। अब वृत्त बनाती है तो सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा के द्वारा बनाया जाता है। ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाएगी? भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा है सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा, इसलिए सबसे बड़ा वृत्त का निर्माण भी भूमध्य रेखा ही करती है। और सबसे बड़ा जो वृत्त बनाती है उसे कहा जाता है वृत्त। वृत्त वृत्त अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो हमारा आंसर होगा भूमध्य रेखा। ये वृत्त का निर्माण करती है। अब इसके बाद बात करते हैं अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के उपयोग। तो अक्षांशों के उपयोग क्या? पहला, इनों के द्वारा ताप कटिबंधों का निर्धारण। ताप कटिबंधों का निर्धारण कैसे, ये हम बाद में देखेंगे। दूसरा, स्थिति का निर्धारण। अक्षांश रेखाओं का उपयोग ताप कटिबंधों के निर्धारण में और स्थिति के निर्धारण में। अब बात करें अक्षांश, मुख्य अक्षांशों की। मुख्य अक्षांश तो कौन कौन से मुख्य अक्षांश हैं? एक भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये भूमध्य रेखा। एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा। इसी तरह दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहा जाता है।
उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे अंटार्कटिक, इसे दक्षिणी अक्षांश में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अब बात करें 90 डिग्री की, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और दक्षिण में स्थित 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव। तो ये मुख्य अक्षांश रेखा है, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित, इसे मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाता है और 66.5 डिग्री दक्षिण में इसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब इन रेखाओं को एक एक करके बात करते हैं, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के संदर्भ में बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर। यह वृत्त का निर्माण करती है। भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एक एशिया। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अभी 3 महाद्वीपों में कौन कौन से देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है वो देखते हैं। पहले उत्तरी अमेरिका देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किन देशों से गुजरती है? तो देश इक्वेडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राजील। तो भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका के किन देशों से गुजरती है? इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? पहला आता है साओ टोमे, दूसरा देश प्रिंसिपे, तीसरा कांगो, चौथा कांगो गणराज्य, पांचवा सोमानिया, केन्या, युगांडा, गेबोन। तो इन देशों से होकर अफ्रीका महाद्वीप के इन देशों से होकर गुजरती कितने देश है? 7, 8। उत्तरी अमेरिका के इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील और अफ्रीका के साओ टोमे,
प्रिंसिपे कांगो, कांगो गणराज्य, सोमालिया, केन्या, युगांडा और गेबोन, इन देशों से होकर गुजरती है। अब एक आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? एशिया महाद्वीप के दो देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जिसमें एक है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, दूसरा देश मालदीव। तो इन देशों से होकर ही भूमध्य रेखा गुजरती है। एक बार और देखते हैं भूमध्य रेखा को। भूमध्य रेखा, ये इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 40,076 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। भूमध्य रेखा के द्वारा वृत्त बनाया जाता है और ये उत्तरी अमेरिका के इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोमे, प्रिंसिपे, कांगो, कांगो गणराज्य, सोमालिया, केन्या, युगांडा और गेबोन देश से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप के दो देशों से इंडोनेशिया और मालदीव से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा को एक नदी कांगो नदी, कांगो नदी, इस कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, जायरे नदी। तो ये नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। अब भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि, दिन और रात, दिन और रात की अवधि समान रहती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान रहती है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होती है। और दिन और रात की अवधि जहां समान होती है उसे कहा जाता है विषुव। विषुव। तो 21 मार्च को, 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दो दिन भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। इसी कारण 21 मार्च को तो कहा जाता है, 21 मार्च को वसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। एक बार और देखते हैं भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 40,076 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके द्वारा वृत्त का निर्माण किया जाता है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के साओ टोमे, प्रिंसिपे, कांगो गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा, गेबोन, इन देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के दो देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, वो है इंडोनेशिया और मालदीव, इन दो देशों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और जिस स्थान पर दिन और रात की अवधि समान होती है उसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। अब विषुव 21 मार्च को वसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। अब आगे देखेंगे कर्क रेखा। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। और 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और इसे ही कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। 21 जून को ही दिन की अवधि
अधिक, यानी कहा जाए कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है और दिन की अवधि सबसे बड़ी 21 जून को ही होती है और रात सबसे छोटी होती है। कर्क रेखा किन किन देशों से और किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, ये हम देखते हैं। तो कर्क रेखा भी 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से और तीसरा महाद्वीप आएगा एशिया महाद्वीप से। तो कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो देखते हैं। पहला, उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप, दूसरा मेक्सिको और तीसरा देश है बहमास। तो उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप, मेक्सिको और बहमास, इन 3 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर गुजरती है वो देखते हैं। पहला देश आएगा माली, मिस्र, तीसरा नाइजर, चौथा चाड, लीबिया, छठा देश है अल्जीरिया, मोरक्को, सातवां देश मोरक्को, आठवां देश मोरितानिया, नवा देश पश्चिमी सहारा। अफ्रीका महाद्वीप के माली, मिस्र, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरितानिया और पश्चिमी सहारा से होकर गुजरता है। तीसरा महाद्वीप आता है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? पहला आता है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यह लिख देता हूं, एशिया महाद्वीप के देश सऊदी अरब, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ओमान, चौथा भारत, पांचवा देश है बांग्लादेश, छठा देश म्यांमार, सातवां देश चीन, आठवां ताइवान। तो इन देशों से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा लगभग विश्व के 20 देशों से होकर गुजरती है।
इन रेखाओं को देश को याद करने में जान तो बहुत निकल रही होगी आपकी वैसे, लेकिन अगर एग्जामिनर को आप कर्क अक्षांशों में से क्वेश्चन गलत करवाना है तो पक्का मान के चलिए इन देशों में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती कर्क रेखा। कर्क रेखा को एक बार और देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इसी कारण 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। दिन की अवधि सबसे बड़ी कब होती है कर्क रेखा पर? 21 जून के दिन। और कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। 3 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहमास, इन 3 देशों से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका के कौन से देश है? हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहमास, ये 3 देश उत्तरी अमेरिका के। अफ्रीका महाद्वीप के माली, मिस्र, नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मोरितानिया और पश्चिमी सहारा, इन 9 देशों से होकर गुजरती है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, इन 8 देशों से होकर एशिया में गुजरती है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात करें तो आपको एक बात और, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ही होकर गुजरती है। वो 8 राज्य भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के 8 राज्य हैं जिन्हों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर भारत में जो गुजरते हैं उन्हों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे जब भारत को पढ़ेंगे। तो अभी तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हमारे राजस्थान में माही नदी, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी? कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। इसके बाद अगली रेखा की बात करते हैं। 23.5 डिग्री मकर दक्षिण अक्षांश में स्थित मकर रेखा की। तो देखते हैं अगली रेखा है भूमध्य मकर रेखा। हमने अभी तक भूमध्य रेखा पढ़ी, कर्क रेखा पढ़ी, अब तीसरी रेखा पढ़ते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है। अब मकर रेखा की बात करें तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है, इसी कारण 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन, मकर रेखा पर दिन सबसे बड़ा कब होता है? 22 दिसंबर को। और इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। हमने देखा 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को तो भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधी किरणें पड़ती है। इसके बाद कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को जब सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर तो इसे कर्क संक्रांति, और जब 22 दिसंबर को सीधा मकर रेखा पर चमकता है तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। 21 मार्च को विषुव शरद कहा जाता है और 23 सितंबर को इसे कहा जाता है विषुव शरद, इसे विषुव बसंत कहा जाता है। ये बात करें। इसके बाद मकर रेखा पर हम देखते हैं कौन कौन से देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो मकर रेखा, पहले महाद्वीप की बात करें तो मकर रेखा
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश आएंगे, वो पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका, और दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इन महाद्वीपों से होकर मकर रेखा गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है मकर रेखा। और देश कौन कौन से हैं? तो देश हैं चिली, अर्जेंटीना, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, पराग्वे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, पराग्वे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद देश आता है एक दो तीन चार, इन देशों से होकर गुजरती है। तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, पराग्वे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा की बात, मकर रेखा को एक नदी जो 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही, और मकर रेखा को काटने वाली लिम्पोपो नदी। ये नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव की। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। अब उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। इसी कारण यहां 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। उत्तरी ध्रुव पर भी 6 माह का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर भी 6 माह की रात होती है। दक्षिणी ध्रुव भी यही, यहां भी 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। इसका कारण है कि सूर्य की किरणें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे तिरछी पड़ती है और यहाँ पर इसी कारण यहाँ दोनों ध्रुवों पर बर्फ जमी होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम एक बार वो देखते हैं। हमने सबसे पहले देखा था अक्षांश की परिभाषा। तो अक्षांश की परिभाषा क्या बताई थी? भूमध्य रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर
पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा की कोणात्मक दूरी को प्रदर्शित करती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कुल अक्षांशों की संख्या 181। इसके बाद देखा अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हुई। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाली रेखा अक्षांश तो भूमध्य रेखा थी। भूमध्य रेखा की लंबाई देखी थी 40,076 किलोमीटर। सबसे लंबी अक्षांश रेखा भी कौन सी थी? भूमध्य रेखा ही कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है और अक्षांश को फाई के चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद देखा हमने अक्षांशों को, तो अक्षांश का उपयोग देखा। अक्षांश के उपयोग क्या थे? ताप कटिबंधों के निर्धारण में, जो हम अभी देखेंगे ताप कटिबंध के निर्धारण कैसे होता है, और उसके बाद स्थिति का पता लगाने के लिए। जैसे कोई भी स्थान, भारत हमारा इस जगह पे, तो भारत स्थिति का कैसे पता लगाए? भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत है। तो ये अक्षांशों के माध्यम से किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जाता है। परंतु अक्षांश रेखाओं के साथ साथ अगर एक निश्चित स्थिति का पता लगाना है तो देशांतरों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्थिति का पता लगाने में और ताप कटिबंधों के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को देखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहलाती है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा, इसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर मानी जाती है और वृत्त का निर्माण करती है। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी, जिसे जायरी नदी भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप और कई देशों से होकर गुजरती, जो हमने देखा। इसके बाद हमने पढ़ी कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा लंबवत चमकता है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, वो नदी थी माही नदी, जो राजस्थान से होकर गुजरती है। ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद कर्क रेखा से कौन कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित है, महाद्वीप देखे। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। निम्न प्रकार के देश जो देखे हमने। अब इसके बाद हमने पढ़ा था मकर रेखा। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी थी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका की नदी है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य सीधा चमकता है। मकर रेखा किन देशों महाद्वीपों से होकर गुजरी? मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एक महाद्वीप था ऑस्ट्रेलिया। इन महाद्वीपों से होकर गुजरती मकर रेखा। मकर रेखा के बाद हमने देखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ती है। इसी कारण यहाँ 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। अब हम देखते हैं ताप कटिबंधों का निर्धारण कैसे होता है अक्षांशों के द्वारा। अक्षांशों रेखाओं के माध्यम से ताप कटिबंधों का निर्धारण। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ये है मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के मध्य स्थित भूभाग को उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य ये वो स्थान है जहां कम से कम एक बार सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो दोनों स्थानों से कम एक बार सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है।
तो इन्हें उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। इसके बाद देखते हैं, ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और ये दक्षिण में ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अब 23.5 से 66.5 दोनों, 23.5 से 66.5 डिग्री देश अक्षांशों के मध्य स्थित भूभाग को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब अगला आता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यही है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 66.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री, ये जो क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। ये कहलाता है शीत कटिबंध। जलवायु क्षेत्र। अगर बात करें उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित भूभाग को उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित भूभाग को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। अब इसके बाद 66.5 से 90 डिग्री, दक्षिण में भी 66.5 से 90 डिग्री, दोनों के मध्य स्थित भूभाग को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक बात, जैसे क्वेश्चन आ जाए कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, वह कौन सा महाद्वीप है जिनसे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों अक्षांश रेखाएं कर्क महाद्वीप से होकर गुजरती है। और एक ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा कहा जाता, ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो 3 तो अक्षांश और एक 0 डिग्री, चारों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इसके बाद बात करते हैं प्रमुख जो नदी थी वो हमने देख ही ली थी, भूमध्य रेखा पर जो 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को, वो थी कांगो नदी। माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरीके से मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी थी। तो साथियों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद देशांतर रेखा जो हम कल पढ़ेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।